प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपना जो माइक है उसको म्यूट ही रखें, ओके, अनम्यूट ना करें। क्वेश्चन को हम ध्यान से देख सकते हैं और हम स्टार्ट करने चाहेंगे। आज बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज के प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि आज की जो हमारी ऑडियंस है वो है यूथ, यानी कि आप में इतना पावर है, यूथ में इतना पावर है, इतना पोटेंशियल है कि वो जो कुछ भी सोचते हैं, राइट, उसे वो अगर डिसीजन ले लेते हैं एक बार कि मुझे ये करना है, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को कर जाते हैं। और डेफिनेटली आप लॉकडाउन का पीरियड जैसे अभी चल रहा है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप कर रहे होंगे, आपके कॉलेजेस बंद है, राइट, काफ़ी सारे लोगों की एग्जाम्स हो चुकी होगी, कुछ के एग्जाम्स में भी शायद पोस्टपोन है, राइट। तो इसके अलावा आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा होगा कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, ओके। तो एक करंट सिनेरियो है और आगे के फ्यूचर के बारे में भी हम सोच रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की कि हम क्या कर सकते हैं, राइट, क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। और मैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर 5 बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करने वाली हूँ। वैसे प्रिंसिपल्स जिसको अगर हमने इम्प्लीमेंट किया, अगर हम आगे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया हमने, तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ एक अच्छा बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट और हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता क्या है, राइट। आपने देखा होगा मार्केट में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, राइट, काफी कुछ है जो आप सुनते हैं एवरी डे, आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताता रहता है कि ये कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, उस पर काम करना चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ आपको शायद सुनते ही होंगे, राइट। लेकिन वो जो सारे आइडियाज होते हैं, वो सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, हमें करना क्या है कि उसमें से एक राइट अपॉर्चुनिटी को हमें सिलेक्ट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको अरेंज करके उस पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हमें काम करना होता है, राइट। आप जानते होंगे शायद कि बिजनेस के अंदर एक पावर है वेल्थ क्रिएशन का, एक बहुत बड़ा पैसा हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज करने की और ऑपरेटिंग की, बिजनेस को ऑपरेट करने का, और जो भी चैलेंजेस हमें आते हैं उसे एक्सेप्ट करने की और उस पर काम करने की, राइट। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर रेशियो दिखाया गया है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ता है, राइट। आप 1940-50 में, यहाँ पर जो भी ऑडियंस अवेलेबल है, हम सब तो कोई भी यहाँ पर उस समय में नहीं थे, राइट, लेकिन एक स्टडी बताता है कि 1940-50 के अंदर जो भी मंथली एक्सपेंसेस होते थे, तो नियरली 10 रुपीज के अंदर अंदर पूरा घर सरवाइव कर जाता था। हमें सबको ये पता है, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि एक पैसे की भी वैल्यू होती थी, राइट। और 1940-50 में 10 रुपीज में मतलब जॉइंट फैमिली होने के बावजूद भी ये 10 रुपीज में लोग सरवाइव कर जाते थे, ओके। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आप देखिए, आप 10 ईयर्स 60-70 के अंदर क्या हुआ, तो एक जीरो बढ़ गया है, एक जीरो बढ़ा और मतलब कि हमारी जो एक्सपेंस है वो बढ़ गए, राइट। 18-19 में हम आते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, ये 1000 रुपीज हो गए हैं, एक जीरो और बढ़ गया। और सेम वैसे 2000 और 2010 में हम देखते हैं तो ये 10,000 रुपीज हो गए हैं। और अगर आज के समय की बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो आप सबको भी पता है कि नियरली आजकल हमारी हम सब बताते ही है ना, हम सब बात आपने बोलते ही रहते हैं हमेशा कि बहुत महंगाई बढ़ रही है, तो नियरली अगर 1 लाख के आसपास हमारी इनकम है तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। बट फिर भी इसमें यही होता है कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती है, कोई बड़ा वेल्थ का क्रिएशन नहीं हो सकता है। और अगर यस अपने फ्यूचर के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली 2040-50 के अंदर अंदर तक हमारी इनकम में नियरली 10 लाख के आसपास अगर है, तो क्या हो सकता है कि हम सर्वाइव करके जी सकते हैं, राइट। हम बढ़ते हैं हमारे एक फर्स्ट प्रिंसिपल की ओर। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 5 प्रिंसिपल की बात करने वाली हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर। और यस, आप जैसे अभी आपका लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो काफी कुछ आप रीडिंग कर रहे होंगे, मे बी वो रीडिंग आपके कॉलेज का या इंस्टीट्यूट के रिलेटेड होगा, या तो फिर कुछ आप एक्स्ट्रा रीडिंग करते होंगे, राइट। एक्स्ट्रा रीडिंग अगर आप कर रहे हैं और काफी सारे अगर बेस्ट सेलर की जो कैटेगरी होती है वहां से कुछ बुक्स अगर आप रीड कर रहे होते हैं, तो आपको काफी कुछ जो दूसरा नॉलेज मार्केट में जो होता है वो चल रहा है, क्या किस तरीके का सिनेरियो है, वो कुछ ज्यादा जानकारी आपको मिलती है, राइट। मैंने काफी सारी बुक्स उस तरीके के रीड किए हैं और एक बुक को मैंने सिलेक्ट किया है आपके लिए,
एक स्टोरी के साथ में आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि स्टोरी है पाब्लो और ब्रूनो की। तो पाब्लो और ब्रूनो कौन थे? तो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। यस, आपके जैसे ही, आप जैसे एम्बिशियस हैं और गोल ओरिएंटेड हैं, तो वैसे ही ये दोनों फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। उनको लाइफ में कुछ करना था, उनको लगा नहीं हम तो कुछ कर देंगे, राइट। और वो रेडी थे सारी ही अपॉर्चुनिटी के लिए कि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे काम करना था, राइट। तो ऐसा होता है कि वो जिस विलेज में रह रहे थे वहां पर एक दिन जो गांव के लीडर थे, नेता थे, उन्होंने उनको कहा कि ठीक है आप कुछ करना चाहते हो नया, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। गांव से बहुत दूर एक रिवर है, तो रिवर में से जाके आपको एवरीडे बकेट से पानी लाना है। पानी लाके आपको गांव में सप्लाई करना है। जितने बकेट्स लेकर आप गांव में आएंगे और पानी सप्लाई करेंगे, तो बकेट्स के हिसाब से आपको वहां से पैसा बनाएंगे, मतलब उतना आपको इनकम वहां से मिलेगा। दोनों बहुत ही खुश हो गए क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो सोच ही रहे थे कि हमें कुछ करना है, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब एवरीडे का उनका रूटीन था कि पाब्लो और ब्रूनो दोनों ही अर्ली मॉर्निंग बकेट लेके निकल जाते थे रिवर पे और जाकर वहां से पानी लेकर आते थे, वापस आते थे। इस तरीके से पूरा दिन का उनका चलता रहता था और एवरीडे वो कुछ ना कुछ इनकम बनाने लगे। लेकिन जैसे ही थोड़े दिन खत्म हुए, तो जैसे होता है ना कि हमें भी कोई काम करके थोड़ा थोड़ा लगता है कि अभी क्या यही करना है, तो पाब्लो को लगा ऐसा कि ये डेली रूटीन जो हो गया है, तो अभी कर रहे हैं ठीक है, इनकम आ रही है ठीक है, लेकिन कुछ दूसरा भी सोचना चाहिए, राइट। क्योंकि इस तरीके से पूरी लाइफ को काट नहीं सकते हैं। तो उसे लगा कि नया कुछ करना चाहिए और कुछ दूसरा वो ढूंढने लगा, सोचने लगा। तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम जो बकेट को ला रहे हैं उसके बदले हम एक ऐसी पाइपलाइन क्रिएट कर दे कि जहाँ से पानी का जो फ्लो है वो डायरेक्टली गांव में पहुंच जाए और लोगों को पानी मिल जाए अच्छे तरीके से, राइट। तो जैसे उसको अच्छा सा ख्याल आया, तो तुरंत उसने क्या किया, जैसे हम करते हैं ना अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में या कुछ भी हमारे आइडियाज के बारे में, तुरंत जाकर उसने ब्रूनो से ये बात शेयर की। बट ब्रूनो था कि वो तो हंसने लगा, उसे लगा नहीं नहीं पैसे बन रहे हैं तो दूसरा करने की क्या कुछ जरूरत है, राइट। तो उसने मना कर दिया। लेकिन पाब्लो ने ये काम शुरू किया पाइपलाइन बनाने का, और एवरी डे वो बकेट से पानी भी लाया करता था क्योंकि जरूरी था, और साथ साथ में उसने पाइपलाइन क्रिएशन का काम भी साथ में किया, राइट। इससे क्या हुआ कि एक डेढ़ साल के बाद पाइपलाइन रेडी हो जाती है और अब बहुत सारा पानी रिवर के थ्रू गांव में पहुंचने लगा। इससे उसकी बहुत अच्छी एक इनकम स्टार्ट हो गई। जैसे पानी का फ्लो स्टार्ट हुआ, उस तरीके से इनकम का फ्लो भी उसके लिए स्टार्ट हो गया। अभी वो जो इनकम जनरेट कर रहा था वहां से, यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, राइट। उसके लिए जो ऑप्शन अभी अवेलेबल था कि बकेट से पानी लाना है, तो ये ऑप्शन अभी उसके लिए जरूरी नहीं था ये करना, राइट, क्योंकि पाइपलाइन रेडी हो चुकी थी। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि हम भी इनिशियल स्टेज में हम सोचते हैं ना कि हमें जॉब करनी है, तो नो डाउट हम जॉब के बारे में सोचते हैं, जॉब हमें करनी चाहिए, इसीलिए हम स्टडी भी कर रहे हैं, राइट। तो जॉब का कॉन्सेप्ट है वो सही है और हमें करनी भी चाहिए, राइट। लेकिन उसके साथ साथ में हमें दूसरा क्या कर सकते हैं, तो हमें किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी सोचना चाहिए, किसी दूसरी पाइपलाइन के बारे में भी सोचना चाहिए, राइट। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पर कि अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि आपको 1000 रुपीज बनाने हैं, तो आप कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? आपके पास ऑप्शन 1 है जहाँ पर आपको एक ही पर्सन से 1000 रुपीज कलेक्ट करने हैं, राइट। और सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आपको 100 लोगों से आपको 10 रुपीज कलेक्ट करने हैं, राइट। आप खुद भी सोच में पड़ गए होंगे कि मैं क्या करूँ, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ या शायद सेकंड को करूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है कि अगर एक पर्सन से हम 1000 रुपीज ले रहे हैं, तो अगर समझो एक पर्सन को कुछ हो जाता है या एक सोर्स को कुछ हो जाता है, तो इनकम जीरो हो जाती है वहां पर, राइट। हमें वहां से कुछ भी नहीं मिल सकता है। बट 100 सोर्स ऑफ इनकम है, 100 लोग हैं और हर जगह से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट आ रहा है, तो क्या होता है कि हमारे इनकम को अफेक्ट ज्यादा नहीं होता है, राइट। मैं आपको एक इमेज के थ्रू इस चीज को बताना चाहूंगी। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम जो होता है बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। किस तरीके से, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल है, टेबल एक पिलर पे खड़ा है। अगर एक पिलर पे कुछ भी हो जाता है तो पूरा का पूरा टेबल नीचे आ जाता है, राइट। बट सेकेंड इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पिलर्स है। अगर एक भी पिलर यहाँ से गिर जाता है तो पूरा का पूरा टेबल नीचे नहीं आता है। और आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन के अंदर आप जैसे न्यूज देखते होंगे एवरीडे, कोई बात कर रहा है, आपने सुना होगा, राइट। और कि 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपने इनकम को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया ड्यू टू लॉकडाउन।
राइट। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने सीखा वो क्या था, तो वो था कि ऑलवेज फोकस ऑन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, जो हमें बताता है टाइम वर्सेस मनी। टाइम का और मनी का क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो जॉब में आपने देखा होगा कि हम कुछ 8 आवर्स अगर समझो काम कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्स इनकम मिल रही है। लेट्स सी कि हमें अगर वहां पर समझो 80,000 रुपीज मिल रहे हैं, 8 आवर्स हम काम कर रहे हैं, तो अगर हमें अपने इनकम को बढ़ाना है तो हमें करना क्या होगा, राइट। तो जैसे ही हम अपने टाइम को बढ़ा देते हैं वैसे ही हमारी इनकम बढ़ जाती है, राइट। टाइम को और ज्यादा बढ़ा दिया आपने, अपने 12 आवर्स काम करने लगे तो हमें 1,20,000 रुपीज आने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम सबके पास टाइम कितना है, राइट। तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स है, उससे ज्यादा टाइम हम में से किसी के भी पास नहीं है, और इसीलिए उससे ज्यादा हम काम कर नहीं सकते हैं, राइट। तो इनकम पे कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि कैपिंग लग जाती है, उससे ज्यादा हम इनकम बना नहीं सकते। बट बिजनेस ओनर्स होते हैं और जो होते हैं इन्वेस्टर्स, उनके पास एक ये अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने टाइम को वो डुप्लीकेट कर सके, अपने टाइम को वो मल्टीप्लीकेशन कर सके। अगर टाइम का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो मनी का मल्टीप्लीकेशन तो होना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस ओनर है या कोई भी व्यक्ति है, तो दिन के 24 घंटों को अगर समझो 10,000 आवर्स में मल्टीप्लाई कर लेता है, राइट। तो उसकी जो इनकम है वो भी कितनी हो जाएगी, उतनी ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये होगा कैसे, आप थोड़े शायद कंफ्यूज होंगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि 24 आवर्स को 10,000 आवर्स में कंप्लीट कर कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो मैं आगे की स्लाइड में आपको ये बताऊंगी। लेकिन हमने यहाँ से क्या सीखा, तो हमने यहाँ से सीखा कि मल्टीप्लाई योर टाइम टू मल्टीप्लाई योर इनकम, राइट। ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल था, इसको ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल की ओर, और यस, रॉबर्ट कियोसाकी का नाम तो आपने सुना ही होगा, और हो सकता है कि आपने काफी कुछ इनके बुक्स वगैरह पढ़े भी हैं, कुछ लोगों ने आपको शायद एडवाइस भी किया होगा, राइट। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो रॉबर्ट कियोसाकी जो है फाइनेंशियल एडवाइजर है, बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर है, अमेरिकन अमेरिकन है वो, और उन्होंने काफी अच्छे बुक्स लिखे हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड है, व्हाई वी वांट यू टू बी रिच बुक है। ये बुक उनकी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनके साथ उनकी बुक आई है। और थर्ड बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इसके अलावा भी काफी कुछ उनकी बुक्स हैं, बट कुछ बुक्स मैंने यहाँ पर मेंशन इसीलिए किया है कि आप प्लीज इन बुक्स को रीड कीजिए, राइट। ये बुक्स इतने ही ज्यादा मतलब आपको आपका जो अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का जो थॉट है, राइट, तो इससे आपके काफी सारे कुछ जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ओके, फिर भी अगर मैं एक छोटी सी बात इनकी बताने चाहूँ कि इन सारे बुक्स में उन्होंने लिखा क्या है, तो इन्होंने फोकस किया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर। क्या बताता है ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट? इसका मतलब होता है कि दुनिया में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि देयर आर ओनली 4 वेज टू जनरेट द इनकम। एथिकल वे से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो 4 ही तरीके हो सकते हैं, राइट। और वो कौन सा तरीका है, तो सबसे पहला तो है कि आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड की बात पहले करेंगे तो ये होते हैं एम्प्लॉइज, राइट। कोई भी जॉब, कोई भी किसी भी प्रकार की आप जॉब करते हैं तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉय। उसके नीचे है सेल्फ एम्प्लॉयड, आपने कोई भी अच्छी डिग्री ले ली है, बहुत अच्छी डिग्री लेकर आप अपना कुछ शुरू कर रहे हैं और अपने आप की एबिलिटी पे आप काम कर रहे हैं, तो आप आते हैं लेफ्ट कैटेगरी के अंदर, राइट। और राइट साइड में जो होते हैं वो होते हैं बिजनेस ओनर। ये वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम से काम करते हैं। सिस्टम मीन्स व्हाट, कि जैसे आपने मैकडोनल्ड की बात में करूँ तो आप थाउजेंड्स ऑफ मैकडोनल्ड्स में अगर जाएं और वहां पर बर्गर का ऑर्डर करते हैं तो सारे ही जो मैकडी है सब जगह पे जो बर्गर का टेस्ट है वो कैसा होगा, तो वो सेम टेस्ट होगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर सिस्टम उनके लिए काम करता है, राइट। लोग उनके लिए काम करते हैं। थोड़ा सा हम इस चीज को आगे और समझेंगे। और चौथे जो आते हैं ये इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है कि ये जो मनी है, पैसा है, ये इनके लिए काम करता है, राइट। और मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी इसके बारे में, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में जो लोग होते हैं ना, उनकी जो इनकम होती है वो कैसी इनकम होती है, एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम मतलब कि जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा बनेगा, जिस दिन काम करना बंद कर दिया पैसे आना बंद हो जाएगा। जबकि राइट साइड में जो लोग होते हैं, ये राइट साइड के जो लोग होते हैं ये कैसे होते हैं, पैसिव इनकम बना रहे होते हैं।
पैसिव इनकम मतलब कि जब तक वो काम नहीं भी करते हैं तो भी एक सिस्टम या तो फिर पैसा उनके लिए काम करता है, राइट। सबसे ज्यादा और अगर इंटरेस्टिंग बातें मैं इनकी बताऊं तो ये बोलते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर दुनिया का 95% पॉपुलेशन आता है, राइट। 95% पॉपुलेशन वर्ल्ड का लेफ्ट साइड के अंदर आता है। और राइट साइड की बात करें तो दुनिया का 5% पॉपुलेशन राइट साइड में आता है। इट मीन्स 5% लोग ही दुनिया में ऐसे हैं जो या तो बड़े बिजनेस ओनर हैं या तो वो इन्वेस्टर्स हैं, राइट। लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार बात ये है और कि जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनके पास दुनिया का 5% वेल्थ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जस्ट इमेजिन, आप सोचेंगे ये क्या बात हो गई, लेकिन यस यही फैक्ट है कि 95% लोगों के पास दुनिया का टोटल वेल्थ जो है उसका 5% वेल्थ उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और जबकि राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लोग कम है, 5% पॉपुलेशन वहां पर है, बट दुनिया का 95% वेल्थ जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, मैं आपको अगर पूछूं और आपको क्या लगता है कि इतना ये सब देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि कॉमन सेंस किस में है, लेफ्ट साइड में रहने में या फिर राइट साइड में? तो डेफिनेटली हम सब यही सोचेंगे कि हमें भी राइट साइड में जाना चाहिए, राइट। लेकिन राइट साइड में लोग आते क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं आते हैं ज्यादातर लोग राइट साइड के अंदर? तो क्योंकि यहाँ पर एक मैंने एक डिफरेंस बताया है ट्रेडिशनल बिजनेस का और ई कॉमर्स बिजनेस का, कि अगर हम राइट साइड में आने का सोचते हैं और अगर ट्रेडिशनल वे से हम आना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, हमें एक प्लेस की जरूरत होती है, मार्केट प्लेस की। बहुत सारे लोग हमें लगते हैं काम करने के लिए, और अगर खुद का बिजनेस है तो 12 to 14 आवर्स हम रेडी होने चाहिए पर डे काम करने के लिए। काफी सारे चार्जेस हमें वहां पर लगते हैं, आप देख सकते हैं गैस, वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, परमिट, रेंट, शॉप, ये सब कुछ होते हुए भी, ये सब कुछ करते हुए भी हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टाफ होता है, और वो स्टाफ जो होता है उसको एवरी मंथ क्या करना होता है, सैलरी देनी होती है, राइट। और इसके साथ ही अगर समझो हमारे पास क्या नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कोई बड़ा बिजनेस करने का, तो रिस्क के चांसेस से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। और आपको पता ही है कि मार्केट इतनी ज्यादा कंपटीशन भी है, इसलिए क्या होता है कि ज्यादातर लोग राइट साइड में आने से डरते हैं, ओके, और वो लेफ्ट साइड में रहना ही वो सिक्योर समझते हैं। बात करेंगे हम ई कॉमर्स बिजनेस की, अगर ये आज के मॉड्यूल है, आज का बिजनेस है, राइट। ये भी जो है कि राइट साइड में ही आता है, और इसमें जो फर्क क्या है तो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं के बराबर कैपिटल लगता है, यहाँ पर कोई मार्केट प्लेस की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर काफी सारे एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, दिन के 2 से 3 आवर्स काम कर कर भी एक अच्छी इनकम को आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए काफी सारे बिल्स है, वाटर का, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और ऐसी कुछ चीजें हैं, टैक्सेस यहाँ पर नहीं भरने हैं हमें, यहाँ पर हमने बहुत बड़ा स्टाफ नहीं रखा है इसलिए यहाँ पर हमें उनको पेमेंट नहीं करना होता है, राइट। और यहाँ पर ये सारी कुछ चीजें नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो रिस्क का चांसेस है वो नहीं के बराबर ही होता है, राइट। तो हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ऑलवेज वर्क ऑन पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स मतलब क्या, तो राइट साइड में हम कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो थोड़ा सा हमें देख लेना है, थोड़ा सा हमें उसको चेक करना है कि क्या ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, ओके। तो हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ प्रिंसिपल की ओर, और जेपॉल गेटी के बारे में बताऊंगी। अगेन आपने इसके बारे में सुना है, नहीं सुना है? तो ये फेमस अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1957 में फॉर्च्यून मैगजीन ने उनको टाइटल दिया था, जेपॉल गेटी को टाइटल दिया था किस चीज का, कि ये सबसे ज्यादा बड़े रिचेस्ट अमेरिकन है, राइट। ये तो उनको रिचेस्ट अमेरिकन का टाइटल मिला था, बट 1966 के अंदर फॉर्ब्स ने ये बताया था कि जेपॉल गेटी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी आ गया था कि वर्ल्ड के वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना ये सब सुन के, और हमें भी लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ हम भी कभी न कहीं शायद जेपॉल गेटी की तरफ बनना चाहेंगे, मैं राइट। तो एक बार उनका इंटरव्यू हुआ, उनको पूछा गया कि ऐसी क्या बात है, ऐसी आपने क्या चीजों को फॉलो किया है कि आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए और दुनिया में आप है वो सबसे ज्यादा रिच हो गए, ऐसा आपने क्या किया? तो उन्होंने कुछ 3-4 चीजें बताई, और सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब
या कोई भी अपना सेल्फ एम्प्लॉय कोई प्रोफेशन में अगर आप हैं, तो वहां से आप बहुत बड़ी इनकम को जनरेट नहीं कर सकते हैं, राइट। लेफ्ट साइड में आप सिर्फ अपनी बेसिक जो नेसेसिटी है उसको पूरा कर सकते हैं, बट आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा एसेट क्रिएट करना है, बहुत बड़ी वेल्थ बनानी है, तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस के मॉड्यूल को लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही पड़ेगा और उस मॉड्यूल पर काम करना ही पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट क्या हो गया कि हमें बिजनेस करना पड़ेगा। सेकंड है कि बिजनेस शुड बी ऑफ एफएमसीजी गुड्स। एफएमसीजी गुड्स क्या होता है? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट, ऐसा सामान कि जो हमें डेली हमारा नीड है, राइट। नीड तो हमें फोन की भी होती है और नीड तो हमें फूड की भी होती है, राइट। तो डेली नीड तो है, बट दोनों में फर्क क्या है? एफएमसीजी में फर्क क्या है? तो एक यही है कि एवरी मंथ हम उसको परचेज कर रहे हैं, एवरी मंथ हम उसको बाय कर रहे हैं, राइट। फोन को हम डेली यूज तो डेफिनेटली हम करते ही हैं, बट हम एवरी मंथ उसे परचेज करने नहीं जाते हैं। जबकि काफी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम डेली बेसिस पे यूज भी करते हैं और एवरी मंथ हम उसको परचेज भी करने जाते हैं, राइट। तो एफएमसीजी गुड्स को आप ध्यान में रखिए। और थर्ड जो उन्होंने बताया था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आपकी जो सक्सेस है, बहुत बड़ा आपका सक्सेस अगर होना है, तो आपकी एबिलिटी, आपकी खुद की एबिलिटी पर ये नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरों की एबिलिटी भी उस पर यूज की गई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको डॉक्टर की बात बताऊं, तो डॉक्टर बहुत सारी डिग्री लेकर समझो कि एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बन गए हैं, सर्जन बन गए हैं, राइट। और बहुत अच्छा मतलब वो ऑपरेशन करते हैं, उनका जो रेशियो है, मतलब तो आप ये मान लीजिए कि 99% उनका जो भी वो करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस करते हैं और वो सक्सेस ही होता है, सक्सेसफुल ही होता है वो जो भी करते हैं, राइट। बट अगर समझो कि वो इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी किसी एक दिन अगर उनके हाथ को कुछ हो जाता है, तो क्या वो सर्जरी कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स उनका जो भी एबिलिटी था वो उनकी खुद के ऊपर निर्भर था, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और दूसरों की एबिलिटी पर भी से भी हमारी इनकम आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे कहते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन, राइट। और लास्ट जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, आपको अगर याद है टेबल का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारी जो हमें काम करना है वो एक ही व्यक्ति से 100% काम नहीं लेना है, बट हमारे पास अगर दूसरा ऑप्शन है कि 100% है, तो आप 100% से थोड़ा थोड़ा काम ले सकते हैं, 1% काम ले सकते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक नेटवर्किंग का पावर काम में लगता है। इस तरीके से ये पावर काम करता है, हम ये आगे देखेंगे। बट हमारा फोर्थ प्रिंसिपल हमने क्या सीखा? तो ऐसा बिजनेस हमें करना है, रिकमेंड करते हैं हमें वो कि एफएमसीजी सेक्टर में हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल अगर दूं, तो देखिए इंडिया में काफी बार ऐसा हुआ है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन काफी सारी कंट्रीज में ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है कुछ कुछ सालों के बाद आ रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी का है, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आपने देखा कि काफी कुछ चीजें बंद हो चुकी है, हम सब भी घर में बैठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ होगा, राइट। लेकिन आप देखिए कि काफी सारे बिजनेसेस बंद हो जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस है, प्रोडक्ट्स के बिजनेस है, जो अभी तक बंद नहीं हुए हैं। इनफैक्ट हमें उसकी नीड है, राइट। तो एफएमसीजी सेक्टर पे अगर हम काम करते हैं, तो जब कभी भी आप देखिए कि प्रॉफिटेबल बिजनेस में और सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए जब कभी ऐसे क्राइसिस आते भी है हमारी कंट्री के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर, तो हम क्या होते हैं कि हम बैठ नहीं जाते हैं और हमारे बिजनेस को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, राइट। मैं बात करूंगी अब हमारे फिफ्थ प्रिंसिपल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें बताता है कि पावर ऑफ फ्रेंचाइजी और पावर ऑफ नेटवर्क, राइट। यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया गया है और आप सब ये जानते ही हैं। आप सब लोग जाते ही हैं, हम सब जो यंगस्टर्स हैं, आप कभी न कभी आप विजिट करते ही होंगे, सीसीडी में जाते हैं, आप मैकडॉनल्ड मैकडी में जाते हैं, स्टारबक्स में जाते हैं, राइट। और काफी कुछ ये जो यहाँ पे ब्रांड दिए गए हैं, केएफसी है, एनआईआईटी है, बाटा है, डॉक्टर बत्रास है, जियो जो पॉपुलर नेटवर्क है, राइट। तो ये सारे जो ब्रांड्स है, ये हमें क्या बताते हैं, इससे हमें क्या सीखने मिलता है? ये सारे ही ब्रांड काम करते हैं पावर ऑफ फ्रेंचाइजी पे। मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए इस इमेज के अंदर यहाँ पर बीच में जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताती हूँ कि समझिए मैकडी का ओरिजिनल स्टोर है, राइट। मैकडी का ये ओरिजिनल स्टोर है यहाँ पर, और इसके पास पावर है। इसने सबसे पहले तो अपना ओरिजिनल जब मतलब उसका शॉप ओपन किया होगा और उसने अच्छे से मतलब इसको एक ब्रांड जब मिल गया, ब्रांड नेम कहलाने लगा, तो इसने क्या किया? तो सिंपली इसने क्या कहा कि ठीक है, मेरे पास ब्रांड का नेम है, मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास काम करने का तरीका है, तो इसने ऑफर किया दूसरे लोगों को
क्या ऑफर किया इसने कि ठीक है मैं आपको अपना ब्रांड नेम देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको अपनी सिस्टम सिखाने के लिए तैयार हूँ। ओके, आपको करना क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है बहुत बड़ा, और आपको खुद का इन्वेस्टमेंट करके काम करना शुरू करना है। आपका कंडीशन सिर्फ ये रहेगा कि आपका टोटल जो प्रॉफिट होता है उसमें से 4% जो आपका प्रॉफिट है वो मैं ले लूंगा, आपको मुझे देना होगा। तो इन्होंने भी कहा ठीक है, 100% में से 96% अगर हमें मिल रहा है तो 4% देने में क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आप देखिए कि काफी सारे जो ये दूसरे शॉप्स, मतलब थाउजेंड शॉप्स अगर आप देख रहे हैं जो सेम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो इन सबका ही बेनिफिट कुछ ना कुछ ये जो मेन ओनर है इनको मिलता है। एक एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि डिफरेंस क्या है ये सब चीजों में अंदर। आप चाहे ओरिजिनल स्टोर में जाए, यहाँ पर ओरिजिनल स्टोर में जाते हैं या तो फिर आप कोई दूसरे स्टोर में जाते हैं, तो आपको बर्गर या जो आपको जो भी वहां से मिलने वाला है वो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, टेस्ट भी सेम होगा। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर देखिए फ्रेंचाइजी जिसकी खुद की है ना, तो ये बिजनेस ओनर ये कहलाएगा, बट ये बिजनेस ओनर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबके थ्रू उनको 4% रॉयल्टी तो मिलने ही वाली है, राइट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मंथ में अगर इन्होंने अपना दूसरा शॉप जो है, इन्होंने अगर समझो इनका शॉप बंद हो गया किसी रीजन से, तो इनकी इनकम 0 हो जाएगी, बट इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ? कि ये जो फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेटली है, बट इसमें फायदा उसी को होता है जिन्होंने अपना सिस्टम को क्रिएट किया है, राइट। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेजिटेबल वेंडर दिखाया गया है जो एवरीडे क्या करता है कि बहुत मेहनत करता है, अपने वेजिटेबल्स क्लीन करता है, बहुत अच्छे से सजाता है, पूरे टाइम तक वो उसे सेल करता है, शायद उसमें मार्केटिंग के स्किल भी बहुत अच्छे हैं, राइट। लेकिन बात वही है कि जिस दिन उसने अपना शॉप ओपन नहीं किया तो इनकम 0 हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिया गया है रिलायंस फ्रेश का, तो यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि अगर 1000 स्टोर्स हैं और उसमें से 1 या 2 भी स्टोर्स बंद हो जाते हैं, तो जो मेन ओनर है उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो हमारा जो नेटवर्किंग का पावर है मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक जो आपके सामने ये इमेज दिख रही है, राइट, ये रिसर्च हुआ है, और ये रिसर्च में आप देखेंगे कि नेटवर्किंग पर काम कौन कितनी कंट्री किस तरीके से कर रही है। आप देखिए यहाँ पर कि जो यूएसए का पॉपुलेशन है वो 32 करोड़ का है, राइट, हमसे काफी कम उनका पॉपुलेशन है। फिर भी ये जो कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया उसके थ्रू जो उनका टर्नओवर होता है वो 2 लाख के अबव है। इंटरेस्टिंग है ना? यस। तो लेकिन अभी अगर देखिए जापान की बात करें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अगेन 12 करोड़ का ही है उनके पास, लेकिन फिर भी वो लोग 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर वो करते हैं, राइट। इंडिया की बात हम करें यहाँ पे तो आप देखिए कि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है कंपेयर टू यूएस एंड जापान, राइट। बट अगर आप देखेंगे कि हमारा टर्नओवर कितना हो रहा है, तो अभी तक हमारा नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट से जो हमारा टर्नओवर हो रहा है वो है 7,800 करोड़, राइट। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है कि यस ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो स्लीपिंग जाइंट है, अभी तक उसने ये कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, बट फिर भी लोग काफी अवेयर हो चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर, राइट। और एस्टिमेट किया गया है, ये बताया गया है कि 2025 तक जो टर्नओवर होने वाला है इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, वो कितना एस्टिमेट किया गया है, तो 64,500 करोड़। कैन यू इमेजिन? ये सोचना भी हमें बहुत बड़ा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि ओ माय गॉड क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो यस, ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, और रेवोल्यूशनरी ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको एज ए करियर भी चूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर हमारे जो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स को आप सब जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ये फाउंडर हैं, ये खुद क्या कहते हैं। इनको एक बार पूछा गया एक इंटरव्यू में कि अगर आपके पास जो भी एसेट है, आपके पास जो भी वेल्थ है, ये सारी की सारी वेल्थ, सारी की सारी एसेट है वो आपसे ले ली जाए, ओके, और आपको कहा जाए कि वापस आपको 0 से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर दिया। उन्होंने कहा कि आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो जानते थे कि 0 से भी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट अगर एकदम सटीक है, कॉन्सेप्ट एकदम ही कॉन्क्रीट है, राइट, तो क्या हो सकता है, बड़ी इनकम को बनाया जा सकता है,
राइट। तो हमारे जो 5th प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हमें वर्क ऑन बिजनेस, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिजनेस जिसमें नेटवर्किंग का पावर हो, पावर ऑफ नेटवर्किंग हो, जिसमें हम दूसरों को ये फ्रेंचाइजी तो दे सके, लेकिन उनके पास भी ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वापस वो चीजों को डुप्लीकेट कर सके, राइट। तो आई एम श्योर कि आपको ये 5 प्रिंसिपल है ये समझ में आ गए होंगे, राइट। अगर आपको और कुछ ज्यादा अगर क्वेरी है तो आप वाला फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो यस डेफिनेटली मैं खुद भी जॉब तो कर ही रही हूँ, राइट। और जॉब के साथ साथ में मैंने 3 साल पहले कॉन्सेप्ट एक काम किया था, काम करना शुरू किया था। और ये जो 5 चीजें बताई गई है, ये 5 प्रिंसिपल जो बताए गए हैं, कहीं ना कहीं मैंने चेक किया था कि ये ऐसा है क्या, इस तरीके का ये उस चीज में वो एप्लीकेबल हो रहा है क्या। और मैंने काम करना स्टार्ट किया और विद इन 1 ईयर जो इनकम है, मैंने नियरली 1 लाख के आसपास इनकम स्टार्ट हो गई। तो पार्ट टाइम के अंदर तो यस इसमें काफी पोटेंशियल है, तो आप इसे एज ए करियर भी ले सकते हैं, राइट। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर एंड होता है। और यस मैं वाला फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी आज दी है आपके साथ में इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोग्राम को रखने की। थैंक यू सो मच वाला फाउंडेशन।